सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सेकंड ईयर का जो कोड है बीपीएससी 133, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कवर है, आपके बुक को पूरा कवर कर रहा है। बीपीएससी 133 को पूरा कवर कर रहा है और इसी 25 क्वेश्चंस में से आपके जो एग्जाम में पर्टिकुलर पूछे जाएंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपके एग्जाम को प्रिपेयर किया जाएगा या फिर तैयार किया जाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन करके पर्टिकुलर कि कौन कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से अपने अपने पॉइंट्स लिखने, कौन कौन सी बातें आएंगी, तो उस चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो आपका 25 क्वेश्चन है, अप्रोक्स देखा जाएगा कि आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड पार्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में अब पूरा अब कवर अप करने की ट्राई करेंगे और उसके बाद आप अपने जो भी डाउट्स हैं, अगर इन क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा तो सर आप इस पे भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पे भी नेक्स्ट वीडियो को प्रिपेयर करने की ट्राई करूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, आते हैं अपने उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है। ओके फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक शासन या सरकार किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति से भिन्न है। फ्रेंड्स, इसके बिना बोल सकते हैं कि ये जो आपका जो टॉपिक है यानी कि जो बीपीएससी 133 है, पूर्ण रूप से तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 101% ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और हर एग्जाम में, चाहे आपका जून सेशन हो चाहे आपका जनवरी सेशन हो, तो उस स्थिति में आपका देखा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आपका पूछने का तरीका होता है। इससे पहले आपको परिभाषा देनी पड़ती है कि तुलनात्मक शासन और सरकार क्या होता है, उनके बीच में परिभाषा देनी होती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं तुलनात्मक राजनीति या फिर यहाँ पे जो सरकार या फिर शासन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति के तो पहली बात तो यह है कि आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है कि सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा, जो कि यूनान का एक दार्शनिक थे, जो कि आपका देखे जाता है कि 158 देशों का पूर्ण रूप से उन्होंने संविधान का अध्ययन किया था और उसके बीच आपकी तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित किया था। तो आप में इसी में एग्जांपल देंगे कि तुलनात्मक राजनीति से हमारा अभिप्राय यह है कि जब एक देश की राजनीति व्यवस्था अन्य देश की राजनीति व्यवस्था के बीच की गई तुलना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। और उसके पहलू बताएंगे कि हम कौन कौन से पहलुओं में आपका देखा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच डिफरेंट क्या है, उसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चर्चा करेंगे। अब उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसमें आपका रूस, इराक और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में नागरिक सैन्य संबंधों की चर्चा कीजिए। तो स्टूडेंट, इसमें यह बताना है कि आपका जो रूस है, इराक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन तीनों देशों के बीच जो नागरिक और सैनिकों के बीच जो इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है आपका देखा जाता है कि किस तरीके से पाया जाता है, उसके बारे में हम पर्टिकुलर सेकंड चैप्टर में बताएंगे। तो इसमें आपके फ्रेंड्स देखा जाता है कि रूस में घटनाएं घटित होती है जो आपके देखा जाता है तबलिसी नामक स्थान पर आपके रूस के सैनिक चले जाते हैं और उस स्थिति में जो आम नागरिक है वहां से भयभीत हो जाते हैं कि जो सैनिक व्यवस्था है यहाँ पे अगर अपना अड्डा या फिर बोल सकते हो सैनिक व्यवस्था को सत्यापित कर लिया तो आतंकवादी इसी तबलिसी क्षेत्र को आतंकवाद का एक हमला के रूप में बोलेंगे। तो उस स्थिति में आपका इस तरीके से देखा जाता है कि रूस के साथ जो आपका संबंध है सैनिकों का वो बेहतर पाया जाता है। इराक एक तानाशाह के रूप में पाया जाता है और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मानना होता है कि जो हमारा सैनिक और शासन जो एक दूसरे के पर तालमेल बना के चलेंगे तभी जाके एक देश का विकास हो पाता है। तो ये आप पर्टिकुलर चैप्टर सेकंड क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने का प्रयास क्यों करती है तथा दबाव डालने के तरीके का वर्णन कीजिए। यानी कि जो दबाव यानी कि प्रेशर ग्रुप जो है वो सरकार पर दबाव क्यों डालती है। तो फ्रेंड्स, अपने काम को, अपने बोल सकते हो नीति व्यवस्था को लागू करवाने या फिर अपने जो व्यवस्था है, जैसे कि आपको ही पता है कि आपका किसान आंदोलन हो रहा था, तो वो भी तो एक दबाव समूह का बोल सकते एग्जाम्पल है। तो उन्होंने अपना आंदोलन क्यों डाला था, ताकि वो अपने किसान के लिए नीतियों का निर्माण करवा सके, अपने भलाई तथा कुछ वर्गों का बोल सकते हो हित के फायदे करवा सके। अपने फायदे के लिए दबाव सरकार पर डालने को ही दबाव समूह का जो
प्रयास किया जाता है। अब उस स्थिति में वो अपने तरीके का अपनाने की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये है कि कोई भी दबाव समूह आपका देखा जाता है पहले आपके नॉर्मल यानी कि अहिंसात्मक रूप से होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती तो वो हिंसा का भी रूप ले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। राज्य के बीच अंतर यानी कि राष्ट्र और राज्य के बीच अंतर की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्र आपका देखा जाता है जो कि पूर्ण रूप से एक राज्य यानी कि अलग अलग राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और इन राज्यों में आपका जो कार्य होता है लोगों के भलाई तथा देश के हित के लिए तथा देश के विकास के लिए कार्यों का निर्माण किया जाता है, इन्हीं के बीच बताया जाता है। तो आप पर्टिकुलर इसमें इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि जो राज्य होता है वो छोटे पैमाने पे छोटे समूह पे होता है। जैसे कि हमारे भारत में ही देख लिया जाए, आपके 28 राज्य हैं, लेकिन 28 राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। लेकिन एक राष्ट्र में राज्य छुपा होता है लेकिन राज्य में राष्ट्र नहीं छुपा होता। तो ये देखा जाता है कि जो राष्ट्र है वो हमारा बड़ा समूह होता है और ये छोटा समूह होता है। तो आप पर्टिकुलर इस बारे में इनके बीच के डिफरेंट को पढ़ेंगे, वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब बात कर लेते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में। एकात्मक व्यवस्था क्या है, उदाहरण सहित बताइए। यानी कि एकात्मक यानी कि जहां पे एक ही व्यवस्था पाई जाती है, एक ही शासन व्यवस्था पाई जाती है, एक ही सरकार पाई जाती है, एक ही गवर्नमेंट पाई जाती है, वो आपका एकात्मक व्यवस्था कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अगर एक ही सरकार पाई जाती है तो वहां पे निर्णय लेने में, फैसला लेने में तुरंत फैसला ले लिया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो ये कोई भी निर्णय लेगा ये तुरंत ले लेगा, लेकिन ये पांचों को लेना होगा तो सारे की सहमति होते होते आपका यहाँ पे टाइम की खपत होती है, लेकिन यहाँ पे टाइम की बचत होती है। तो उस स्थिति में एकात्मक व्यवस्था वही कहलाता है जहां पर एक प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, एक ही शासन व्यवस्था हो, वो आपका एकात्मक सरकार कहलाता है, एकात्मक व्यवस्था कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद आ जाता है अधिनायक तंत्र की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अधिनायक इट मीन्स यहाँ पे जहां पे जिसका एक अधिकार हो चुका हो, उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या होता है कि किसी पार्टी या फिर शासन व्यवस्था का अधिकार हो चुका होता है, उसके बारे में बताएंगे कि उसका अधिकार किस रूप में होता है और वो अधिकार करने के बाद वो तानाशाह हो पाता है या फिर बोल सकते हैं लोगों की स्वतंत्रता या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलता है या किस तरीके से लोगों के लिए कार्य करता है, वो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ेंगे। आपका 7 क्वेश्चन है सामूहिक जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। स्टूडेंट, तो ये आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। स्टूडेंट, इसमें ये देखेंगे जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है यानी कि ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें ये देखेंगे कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो सामूहिक जिम्मेदारी से हमारा अभिप्राय ये है कि जब पूर्ण रूप से आपका देखा जाता है कि पर्टिकुलर एक शासन व्यवस्था में हम एक ग्रुप वाइज लेके साथ चलते हैं, जैसे कि आपका मंत्रिमंडल, विधानसभा, आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को या फिर एक मतलब शासन व्यवस्था को रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारा देखा जाता है कि लगभग जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 आपके 4 है, इन सभी को साथ मिलकर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, उसे ही सामूहिक जिम्मेदारी कहा जाता है। जो कि आपका देखा जाता है कि मुख्यमंत्री आपके बोल सकते हो न्यायाधीश के रूप में आपका देखा जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका के रूप में भी हमारी ये सामूहिक जिम्मेदारी की व्यवस्था देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका सरकार की संसदीय स्वरूप क्या है होता है और इसकी विशेषता बताइए। तो आपका देखा जाता है सरकार का संसदीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये आपने देखा जाएगा कि सरकार है वो संसदीय व्यवस्था में 3 रूप से कार्य करता है, आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका जो विधायिका। इन तीनों रूपों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि संसदीय प्रणाली, संसदीय स्वरूप, इन तीनों रूपों में जो देखा जाता है, विधायिका आपका देखा जाता है कि नीति व्यवस्था का निर्माण करता है, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए नीतियों व्यवस्था को कार्य करवाने का काम करता है, और कार्यपालिका द्वारा किए गए काम अगर वो न्यायपूर्वक ना हो तो न्यायपालिका उस पर क्या करता है, न्याय या सुनवाई या मुकदमा चलाता है।
तो वो पर्टिकुलर आप सरकार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सरकार का विभाजन संसदीय व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो 3 रूपों में हो रखा है। अब बात कर लेते हैं, लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन है, सिद्ध कीजिए। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र जो है, यानी कि बोल सकते हो कि हमारा जैसे भारत हमारा लोकतंत्र है, आपका अमेरिका भी लोकतंत्र है, उसके बारे में बताएंगे कि लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन क्यों है। तो पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र जहां पे लोगों का शासन हो, लोगों द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र व्यवस्था कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि लोगों को जन्म से ही अधिकार होता है, उसकी उनकी स्वतंत्रता उन्हें दी जाती है, जिसके तहत वो अपना जो संरक्षण है या फिर अपना विकास है स्वयं खुद कर पाते हैं, जिसके कारण लोकतंत्र में ये देखने को मिलता है लोगों को अगर अधिकार प्राप्त है तो वो अपना जो विकास है और तथा विश्व बोल सकते हो अपने देश का विकास है भली भांति आगे बढ़ा पाते हैं। तो लोकतंत्र विश्व का इसलिए सर्वोत्तम शासन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोगों द्वारा तानाशाह का रूप नहीं देखा जाता, लोगों द्वारा शासन किया जाता है, लोगों के भलाई के द्वारा उनकी अधिकारों का सम्मान करते हुए यहाँ पे आपके देखे जाते हैं, शासन किए जाते हैं, इसीलिए लोकतंत्र विश्व का सर्वोत्तम शासन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब उसके बाद आ जाता है कल्याणकारी राज्य शब्द को परिभाषित कीजिए। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत आपका देखा जाता है कल्याणकारी राज्य शब्द, यानी कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य होते हैं जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि लोगों के लिए तथा लोगों के विकास के लिए वहां पर जितने भी उनके कल्याण इट मींस यानी कि उनके लिए उनके लाभ के लिए उनको विकास स्तर को बढ़ाने के लिए देश के प्रगति के लिए जो राज्य अपना योगदान दे रहा है वो आपका कल्याणकारी राज्य रूप में देखा जाता है। जैसे भारत की बात कर लेते हैं तो केरल एक ऐसा राज्य है जो कि आपका देखने को मिलता है कि वहां पर कल्याणकारी व्यवस्था अपनाया जाता है, और कल्याणकारी इट मींस की हर फैसिलिटीज ताकि एक मनुष्य एक जो मानव है अपना विकास प्रतिदिन करता रहे, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली। इट मींस ये आपका देखा जाए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आप जो जिसके जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पे आपका मार्क कर रहा हूँ इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिए, ताकि ये एग्जाम में आपके जो पूछे जाए तो इन्हीं क्वेश्चंस अकॉर्डिंग आपका देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट मेथड जिसमें भी मैंने मार्क कर दिया वो आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, हर साल आपके पूछे जाते हैं, चाहे आपका जुलाई सेशन हो या फिर आपका दिसंबर सेशन हो। तो संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में हम देखेंगे कि जो आपका संसदीय प्रणाली है पूर्ण रूप से राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत किस तरीके से उनके फायदे होते हैं, उनके नुकसान क्या है। तो पहली बात तो यह है कि संसदीय प्रणाली 3 रूपों में विभाजित है, और संसदीय प्रणाली का अगर मुखिया माना जाए तो देखा जाए तो वो आपका राष्ट्रपति ही हो जाता है, और राष्ट्रपति का जो मुखिया हो जाता है वो आपका प्रधानमंत्री हो जाता है। जिसके तहत हम राष्ट्रपति प्रणाली की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका राष्ट्रपति शासन करता है। और इनके फायदे और नुकसान की बात कर ली जाए तो पहली बात तो संसदीय प्रणाली पूरे एक संसद व्यवस्था को चलाने का काम करता है, और राष्ट्रपति इनका मुखिया होता है, जो कि अगर निर्णय की बात कर लीजिए तो इन संसदीय प्रणाली इस पे ही डिपेंड होता है, और इसका डिपेंडेंस जो आपका देखा जाता है वो आपका प्रधानमंत्री देखा जाता है। फ्रेंड्स तो ये आपके कुछ फायदे और नुकसान जिसमें आप पर्टिकुलर इसमें आप ये पढ़ेंगे। अब उसके बाद आ जाता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तियों के विभाजन सिद्धांत के बारे में, यानी कि जो हमारी शक्ति है लाइक हमारे पावर है, जरूरी नहीं कि पावर हमारा एक एंगल में हो। पावर इट मींस जो हमारे बोल सकते हो कि अब बात कर लेते हैं अमेरिका का पावर देखा जाए ट्रांसपोर्ट में भी बढ़िया है, आपका एजुकेटेड सेक्टर में भी बढ़िया है, हेल्थ सेक्टर में भी बढ़िया है, ट्रांसपोर्ट आपका बोल सकते हो कि टूरिज्म सेक्टर में भी बढ़िया है। इस तरीके से हर एक एंगल में उनके जो शक्ति है, यानी कि एक मानव का शक्ति किस रूप में है, जरूरी नहीं कि हाँ भाई वो लड़ने में तेज है तो वही उसकी शक्ति है। उसकी शक्ति आपका बोल सकते हो कि उसकी बुद्धिमानी भी हो सकती है, उसका माइंड यूज करने का, उसका माइंड आईक्यू, उसकी सारी ये शक्ति है। तो एक जो शक्ति होता है उसका विभाजन किस रूप में किया जाता है उसके बारे में हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे। तो एक राज्य की शक्ति के बारे में देख लिया जाए तो एक राज्य अगर पूर्ण रूप से अपने आप को शक्तिशाली कर पाता है तो वो अपना विकास करने में सक्षम हो जाता है। अगर उस क्षेत्र या फिर उस राज्य के अगर निवासी शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, वहां पे उद्योग हो, एजुकेशन सेक्टर अच्छा हो, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, तो वो हमारा शक्ति क्या बोल सकते हो कि विभाजन इन्हीं रूपों में किया जाता है। तो स्टूडेंट ये आपके फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 12th क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, बाकी
नेक्स्ट पार्ट में आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें आप पर्टिकुलर हमने ये देखा ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपका हर ईयर यानी कि हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका जो बीपीएससी 133 का एग्जाम कवर किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इसमें से कोई भी टॉपिक्स हार्ड लग रहा हो या फिर आप लोगों को थोड़ा क्लियर ना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि सर इस पे आप पर्टिकुलर एक वीडियो बना दीजिए, तो हम उसे इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए उस वीडियो को लेके जरूर आएंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाले यानी कि जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।